बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग वाटर फॉर एलिफेंट्स। मूवी के स्टार्ट में हमें एक सर्कस दिखाया जाता है जहां पर एक लड़का कुछ काम कर रहा है और बाहर बारिश हो रही है। तभी उस लड़के की नज़र बाहर एक ओल्ड मैन पर पड़ती है जिसका नाम जैकब है। वो काफ़ी परेशान लग रहा होता है, इसीलिए लड़का उसके पास आ जाता है। साथ ही सर्कस का ओनर जिसका नाम चार्ली है वो भी उसकी हेल्प के लिए व्हील चेयर ले आता है। असल में जैकब सर्कस का एक स्पेसिफिक शो देखने आया था जो अनफॉर्चुनेटली उससे मिस हो गया। वो लड़का उसके कपड़ों से और उसकी हालत से समझ जाता है कि ये ओल्ड मैन किसी नर्सिंग होम से आया है। वो उसकी हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन वो उनकी बातों से इरिटेट हो जाता है और गुस्से में कहता है कि मैं किसी नर्सिंग होम से नहीं आया, इनफैक्ट मेरा कोई घर भी नहीं है। वो लड़का उसे अपने ऑफिस में वेट करने को कहता है और फिर खुद नर्सिंग होम में कॉल करता है, लेकिन वहां पर कोई भी कॉल पिक नहीं करता। जैकब अपने मन में बड़बड़ा रहा होता है कि वो चुपके से वहां से निकल आया, किसी को पता भी नहीं चला। और साथ ही साथ वो वहां वॉल पर लगी पिक्चर्स को गौर से देख रहा होता है जिसमें एक पिक्चर बेंजिनी ब्रॉस की होती है। जैकब कहता है कि मैंने सन 1931 में इनके साथ काम किया था। चार्ली उनसे पूछता है कि आपने कितने दिन उनके साथ काम किया था, क्या आपको उस फेमस सर्कस हादसे के बारे में पता है? वो कहते हैं कि हाँ, लेकिन बेंजिनी ब्रॉस 1931 का एंड नहीं देख पाया। ये सब बताते बताते वो बहुत दुखी हो जाते हैं। जैकब उसे अपने बारे में बताता है। वो कहता है कि मेरी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही, मेरे 5 बेटे हैं, लेकिन उनके पास मेरे लिए टाइम नहीं है, इसीलिए उन्होंने मुझे नर्सिंग होम छोड़ दिया था। चार्ली उनसे सन 1931 के बारे में पूछता है तो जैकब उसे अपने सन 1931 के दिनों के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि मैं वेटरनरी साइंस का स्टूडेंट था, मैं अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश था। मेरे फाइनल एग्ज़ाम का दिन मुझे कभी नहीं भूलता, क्योंकि उसी दिन मेरे पेरेंट्स की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हुई, जिसके बाद मुझे अपने घर को छोड़ना पड़ा। उस दिन मैंने खुद से वादा किया कि अब पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। उन्हीं दिनों एक अफवाह थी कि सिटी में जॉब्स हैं। मैंने सोचा कि मैं अल्बानी जाऊंगा। जैकब जब वॉक कर रहा था तभी वहां से एक सर्कस की ट्रेन गुजरती है और वो उसके पीछे भागने लगता है कि अचानक एक आदमी और उसका ग्रुप उसे पकड़ लेते हैं। इस आदमी का नाम कैमल होता है। वो उसे अपने साथ ले आता है। असल में वो बेंजिनी ब्रॉस के साथ काम करता है। सर्कस पहुंचते ही वो जैकब को काम पर लगा देता है और काम भी एनिमल्स का वेस्ट साफ करना होता है, जिससे जैकब समझ जाता है कि उसकी लाइफ अब बहुत टफ होने वाली है। सर्कस में शो शुरू हो जाता है। जैकब एक लड़की को देखता है जो हॉर्सेस के साथ परफॉर्म कर रही होती है। इसके बाद कैमिल जैकब को ऑगस्ट से इंट्रोड्यूस करवाता है जो जैकब को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। कैमिल ने जैकब को मना किया था कि वो ऑगस्ट के सामने बेंजिनी ब्रॉस का जिक्र ना करे, लेकिन वो कर देता है। जब ऑगस्ट उससे पूछता है क्या तुम किसी का शो देखते हो, तो वो कहता है कि अभी तक मैंने सिर्फ बेंजिनी ब्रॉस का शो देखा है जो मुझे बहुत ही फिजूल लगा। वो सब जैकब का मजाक उड़ाते हैं। ऑगस्ट उसे वहां से जाने के लिए कहता है। जाते जाते जैकब कहता है कि मैं वेटरनरी साइंस का स्टूडेंट हूँ और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हूँ। ऑगस्ट उसे रोककर अपने साथ ले आता है। वो जैकब को एक वेट के तौर पर, यानी कि जानवरों के डॉक्टर के तौर पर जॉब ऑफर करता है और उसे अपने एक वर्कर के साथ रहने को कहता है। एक दिन ऑगस्ट की वाइफ अपने हॉर्स को लेकर जा रही होती है जिसके पाँव में घाव था। जैकब उसके पाँव को देखकर बताता है कि इसको लेमिनिटीज है, यानी टिश्यू डैमेज और इन्फ्लेमेशन, जो कि और ज़्यादा सीवियर हो जाता है और इसका कोई भी क्योर नहीं है, यानी कि इसे ठीक नहीं किया जा सकता। वहीं ऑगस्ट जैकब को ऑर्डर देता है कि वो सर्कस के सारे एनिमल्स को गंदा और ख़राब खाना खिलाए, जो जैकब को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जैकब ऑगस्ट की पत्नी के पास जाता है जो अपने हॉर्स के साथ उदास बैठी थी क्योंकि उसके हॉर्स की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। वो जैकब से कहती कि काश मैं इसे सर्कस में ना ले गई होती। जैकब उसे तसल्ली देता है। वो जैकब को बताती है कि यहाँ ऑगस्ट की मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं होता, कोई उसकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर सकता। वो हॉर्स बहुत पेन में होता है। जैकब अपनी पिस्टल लेकर आता है और मजबूरी में हॉर्स को शूट कर देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है क्योंकि उस हॉर्स की डिजीज को क्योर नहीं किया जा सकता था। ऑगस्ट की वाइफ उसे कहती है कि अगर ऑगस्ट को इस बारे में पता चला तो वो तुम्हें निकाल देगा। वो कहता है कि मैं जानवरों का डॉक्टर हूँ, मुझे बेहतर पता है कि क्या करना चाहिए। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। वहीं जब ऑगस्ट को पता चलता है कि जैकब ने उसकी इजाजत के बिना हॉर्स को गोली मार दी तो वो उसे परेशान करता है।
है और कहता है कि तुमने मेरे रूल्स को तोड़ा है, और उसे चलती हुई ट्रेन से नीचे फेंकने की कोशिश करता है। तब जैकब उसे कहता है कि अगर मैं हॉर्स को नहीं मारता तो वो बीमारी जो हॉर्स को थी वो तुम्हारी पत्नी मर्लिना को भी हो सकती थी। ये सुनकर ऑगस्ट उसे छोड़ देता है। इसके बाद ऑगस्ट अपनी पत्नी मर्लिना को एक एशियन एलिफेंट गिफ्ट करता है जो कि एक फीमेल एलिफेंट है और उसका नाम होता है रोजी। ऑगस्ट और मर्लिना जैकब को डिनर पर इनवाइट करते हैं। ऑगस्ट उससे कहता है कि मैं तुम्हें बुलमैन बनाना चाहता हूँ। जैकब कहता है कि मैंने आपसे एक झूठ कहा था, मैं कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से कभी भी ग्रेजुएट नहीं हुआ, मैंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी, इसीलिए मैं पूरी तरह से जानवरों का डॉक्टर नहीं हूँ। ऑगस्ट उसे बताता है यहाँ पर जो भी काम करते हैं उनमें से कोई भी रियलिटी में वो नहीं है जो बताते हैं। आप अपने टैलेंट से पहचाने जाते हो और तुम्हारे अंदर भी मैं वो टैलेंट देखता हूँ। अगले दिन ऑगस्ट जैकब को हुक देकर कहता है कि रोजी को यानी कि एलिफेंट को चलने को कहो। वो उसे हर्ट नहीं करना चाहता, इसीलिए बहुत प्यार से उसे टच करता है, लेकिन ऑगस्ट उससे वो हुक ले लेता है और जोर से एलिफेंट को हिट करता है। जैकब और मर्लिना को देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो उस एलिफेंट को हर्ट कर रहा था। इसके बाद जैकब एलिफेंट के पास वाइन लेकर जाता है ताकि उसके घाव पर लगा सके। वहाँ मर्लिना भी उसकी हेल्प करती है। अब मर्लिना का और जैकब का रोजी के साथ यानी कि एलिफेंट के साथ शो होता है। शो के दौरान वो एलिफेंट को जोर से हिट करता है। इस वक्त मर्लिना भी उसकी पीठ पर बैठी होती है। हाथी भागना शुरू कर देता है, लेकिन मर्लिना ऐसा शो करती है कि जैसे ये एक एक्ट का पार्ट हो। अब हाथी शहर की तरफ भाग जाता है और उसे बचाने के लिए जैकब और कैमल भी उसके पीछे जाते हैं। वो मर्लिना और एलिफेंट को वापस ले आते हैं, पर जैकब को जब ये बात पता चलती है तो गुस्से से आग बबूला हो जाता है और हुक लेकर हाथी को मारने जाता है। हालांकि मर्लिना और जैकब उसे रोकने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो उनकी नहीं सुनता और मासूम एलिफेंट को बहुत बुरी तरह से मारता है, जिससे जैकब और मर्लिना दोनों को बहुत दुख होता है क्योंकि ये दोनों के दोनों उस एलिफेंट से कहीं ना कहीं इमोशनली कनेक्टेड होते हैं। अब ये सब यहाँ से चले जाते हैं, पर जैकब कुछ देर बाद वापस आता है। वो देखता है कि एलिफेंट के पैर से खून निकल रहा है। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो ऑगस्ट के पास जाता है, जहाँ ऑगस्ट उसे बताता है कि इस एलिफेंट को मैंने बहुत ज़्यादा पैसे देकर खरीदा है। अगर इसने परफॉर्म नहीं किया तो मेरी कमाई नहीं होगी। इसे खरीदने की वजह से मेरे ऊपर लोगों का कर्जा भी है। जैकब को उसकी बात समझ में आ जाती है, इसीलिए अपने दोस्त कैमल के साथ उस एलिफेंट के पास बहुत सारी वाइन लेकर जाता है, जहाँ पर वो उसके जख्म साफ करते हैं। इसी दौरान कैमल कुछ अजीब से वर्ड्स बोलता है जिससे वो एलिफेंट रिस्पॉन्ड करती है। उनको पता चल जाता है कि अगर इससे इसी लैंग्वेज में हम बात करें तो ये हमें फॉलो कर सकती है। वो ये बात ऑगस्ट को बताते हैं। ऑगस्ट भी वहाँ पर आ जाता है और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है। वो देखता है कि अब फीमेल एलिफेंट उसकी बातों पर रिस्पॉन्ड कर रही है, यानी कि वो उसकी बातों को समझ रही है, जिससे उसका शो पहले से भी अच्छा हो जाएगा। इसी खुशी में वो एक पार्टी देता है जहाँ पर मर्लिना और जैकब एक दूसरे के साथ डांस करते हैं। अगले दिन शो में दिखाया जाता है जहाँ पर ऑगस्ट की हर एक बात को एलिफेंट मानती है। उसका शो बहुत अच्छा होता है। ऑगस्ट को बहुत प्राउड फील हो रहा होता है। वो जैकब को ऑफिशियली सर्कस फैमिली का पार्ट कंसीडर कर लेता है। सब उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। मर्लिना जैकब को सीक्रेटली कहती है कि इसके बाद तुम एलिफेंट को मेरे टेंट में लेकर आना। ऑगस्ट उसे देख लेता है और जब ये दोनों मिलते हैं तो ऑगस्ट भी वहाँ पर पहुँच जाता है। वो मर्लिना पर शक करता है। वो कहता है कि तुम इसके लिए मुझे छोड़कर जाना चाहती हो। मर्लिना उसे यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन ऑगस्ट उसकी बात पर यकीन नहीं करना चाहता। वो उसे उल्टा सीधा कहना शुरू कर देता है, जिससे मर्लिना को गुस्सा आ जाता है और वो उसे एक थप्पड़ मार देती है। ऑगस्ट भी उसे थप्पड़ मारता है। ये देखकर जैकब को गुस्सा आता है और वो ऑगस्ट पर टूट पड़ता है। यहाँ पर बाकी वर्कर्स भी आ जाते हैं जो इन दोनों की लड़ाई छुड़वा देते हैं। जैकब और मर्लिना यहाँ से भागकर एक होटल में छुप जाते हैं क्योंकि सच में ये दोनों एक दूसरे से अब बहुत प्यार करते हैं। ये दोनों रात एक दूसरे के साथ बिताते हैं, पर अगली सुबह यहाँ पर ऑगस्ट के आदमी आ जाते हैं जो जैकब को बहुत बुरी तरह से मारते हैं और मर्लिना को अपने साथ ले जाते हैं। जैकब को जब होश आता है तो देखता है कि मर्लिना उसके आसपास नहीं है। वो मर्लिना को ढूंढता हुआ एक बार फिर से ऑगस्ट के पास पहुंच जाता है, जहां पर ऑगस्ट मर्लिना के साथ सो रहा होता है। जैकब के हाथ में चाकू होता है, लेकिन मर्लिना उसे मारने से मना कर देती है क्योंकि अगर उसने इस वक्त उसे मार भी दिया तो भी यहाँ से दोनों भाग नहीं पाएंगे क्योंकि चारों तरफ ऑगस्ट के आदमी हैं। अगली सुबह वो मर्लिना से मिलता है, जहाँ पर मर्लिना उसे बताती है कि तुम्हारे दोस्त कैमल को और वॉल्टर को ऑगस्ट ने चलती ट्रेन से फिकवा दिया, जिससे उन दोनों की मृत्यु हो गई।
यह सुनकर जैकब को बहुत गुस्सा आता है और अभी दोनों फैसला करते हैं कि ये यहाँ से भाग जाएंगे। अगली सुबह अगस्त का शो होता है। तभी शो के दौरान कोई सभी जानवरों को खोल देता है और जब जैकब मर्लिना के पास जा रहा होता है तो अगस्त उसे देख लेता है। वो उस पर हमला कर देता है। वो जैकब को मारने लगता है। तभी पीछे से मर्लिना आकर उस पर प्रहार करती है, जिससे अगस्त को बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी छड़ से उसका गला दबाना शुरू कर देता है। यहीं पास में एलिफेंट रोजी भी बंधी होती है। जब वो देखती है कि अगस्त मर्लिना को मार रहा है तो वो अपनी सूंड में एक लोहे की छड़ उठाती है, जिससे वो अगस्त के सिर पर जोर से प्रहार करती है और उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। रोजी और जैकब अब एक दूसरे के साथ हैं। पुलिस यहाँ पर आती है और सर्कस को हमेशा के लिए बंद कर देती है। ये इस साल का बहुत बड़ा हादसा था। पुलिस यहाँ पर किसी को भी गिरफ्तार नहीं कर पाती क्योंकि उन्हें नहीं पता चलता कि जानवरों को किसने खोला था। रोजी और जैकब एक दूसरे के साथ यहाँ से निकल जाते हैं। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर बूढ़ा जैकब ये पूरी कहानी सुना रहा होता है। वो बताता है कि एलिफेंट रोजी को हम दोनों अपने साथ ले गए। मैंने अपनी डिग्री पूरी की। वही मर्लिना रोजी के साथ सर्कस में परफॉर्म करती रही। इसके बाद हम दोनों ने अपना एक फार्म खरीदा। हम दोनों के 5 बच्चे हुए। हमारी जिंदगी में सारी खुशियां थी। कुछ सालों के बाद रोजी की मृत्यु हो गई, पर अब मुझे भी एक जू में जॉब मिल गई थी। मैं और मर्लिना हमेशा एक दूसरे के साथ रहे। उसने अपनी जिंदगी की आखिरी सांस मेरे सामने ली। उसकी जिंदगी में वो सब कुछ उसे मिला जो उसे चाहिए था। बूढ़ा जैकब कहता है कि मैं वापस सर्कस में नहीं जाना चाहता, बल्कि अपनी पुरानी जिंदगी को दोबारा जीना चाहता हूँ। अगर तुम्हारी इजाजत हो तो मैं तुम्हारे सर्कस के टिकट काउंटर पर जॉब करना चाहूँगा। वो लड़का जो उसके सामने बैठकर ये पूरी कहानी सुन रहा होता है, वो इस बात के लिए हाँ कर देता है और इस तरह से जैकब एक बार फिर से अपनी दुनिया में लौट जाता है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म सन 2011 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.9। इस फिल्म का बजट था $38 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $117.1 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।